प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे इस कंटेंट व्याख्यान में हम बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित निबंध शिव शंभू के चिट्ठे की चर्चा करेंगे और निबंध में निहित महत्वपूर्ण तथ्य को जानने और समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रस्तुति के इस भाग में बिंदुवार तैयार पीपीटी में हम बाल मुकुंद गुप्त के रचनात्मक व्यक्तित्व को संक्षेप में जानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आपको यह बता दें कि अपने समय के सजग प्रहरी और प्रखर राजनीतिक चेतना से युक्त निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त हिंदी के प्रख्यात निबंधकार और पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। वे पत्रकारिता के युग निर्माता के रूप में स्मरणीय है। हिंदी पत्रकारिता के उन्नयन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वे हिंदी गद्य साहित्य के उन्नायकों में भी विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। हिंदी भाषा के सुधार और परिष्कार में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिव शंभू के चिट्ठे और खत उनकी महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक निबंधों के संग्रह हैं। विदेशी सरकार पर तीखे व्यंग्य करने वाले लेखक के रूप में गुप्त जी की प्रसिद्धि है। अखबार चुनार, कोहिनूर ये दोनों ही उर्दू अखबार हैं और भारत प्रताप उर्दू मासिक है। इनका इन्होंने संपादन किया है। साथ ही भारत मित्र तथा बंगवासी पत्रिका का संपादन किया है। निबंधकार गुप्त का रचनाकार व्यक्तित्व और उनके रचनात्मक अवदान को जान लेने के बाद अब हम प्रस्तुति के द्वितीय भाग में निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन के प्रतिपाद्य को पहले बिंदुवार समझते हैं। निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन का प्रतिपाद्य जो बिंदुवार आपके लिए प्रस्तुत किया गया है कुछ इस प्रकार है। पत्रात्मक शैली में लिखित व्यंग्य प्रधान निबंध है यह और इसलिए निबंध रचना की श्रेणी में एक नवीन प्रयोग के रूप में इसे लिखा गया है। निबंध में अंग्रेजी शासन की निरंकुशता और भारतीयों पर किए गए अत्याचार एवं शोषण नीति पर तीखा प्रहार है। शिव शंभू शर्मा स्वयं गुप्त जी द्वारा कल्पित नाम है के नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के अहंकार पर उग्र, व्यंग्यपूर्ण किंतु सांकेतिक प्रहार करते हुए लिखे गए उनके 8 निबंधों में से यह एक निबंध है। निबंध में ड्यूटी अर्थात कर्तव्य एवं शो अर्थात नुमाइश के अंतर को स्पष्ट करते हुए नैतिक कर्तव्य करने की नेक सलाह दी गई है। निबंध में गुप्त जी की लेखन शैली की ओजस्विता, निर्भीकता, दृढ़ता तथा विनोद प्रियता के दर्शन होते हैं। निबंध के प्रतिपाद्य को विस्तार से समझने के लिए इसे हम 3 श्रेणियों में विभाजित करके देख सकते हैं। शिव शंभू और बुलबुल की कहानी, लॉर्ड कर्जन के शान शौकत, प्रदर्शन, दिखावटीपन के प्रति लेखक की नाराजगी और लॉर्ड कर्जन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हुए भारतीय जनता के हृदय मंदिर में स्मृति मंदिर बनाने हेतु कोई उल्लेखनीय कार्य कर जाने की नेक सलाह। तो आइए अब निबंध के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को सामने रखकर हम इसे विस्तृत समझने का प्रयत्न करते हैं। शिव शंभू शर्मा और बुलबुल की कहानी तथा बनाम लॉर्ड कर्जन के आपसी संबंध को जानने के लिए हम उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयत्न करते हैं जिसकी बुनियाद पर इस निबंध का निर्माण हुआ है। ऐतिहासिक साक्ष्य यह है कि महारानी विक्टोरिया के निधन के उपरांत
उनके पुत्र एडवर्ड सप्तम इंग्लैंड के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। भारत उस समय तक पूर्णतः इंग्लैंड के अधीन हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त होने तथा महारानी विक्टोरिया के साम्राज्ञी बनने तथा उनके घोषणा पत्र के बाद भारत के शासन की बागडोर को संभालने के लिए महारानी किसी योग्य शासक को भारत की राजधानी पहले कलकत्ता और फिर दिल्ली भेजनी थी। यह व्यक्ति वाइसराय और गवर्नर जनरल कहलाता था। महारानी के घोषणा पत्र में भले ही भारतवासियों के हित और कल्याण का राग अलापा गया था, पर उनके वाइसराय एवं गवर्नर जनरल की नीति भारतवासियों के प्रति सदा ही दमनात्मक थी। वे संपूर्ण भारत को उपनिवेश या साम्राज्य का एक अंग बनाकर उनका शोषण करना, वहां की संपत्ति को लूटकर लंदन के खजानों को मालोमाल करना और स्वयं ऐशो आरामपूर्ण जीवन व्यतीत करना, अपना रौब, दबदबा, शान, शौकत पूरा करना इन वाइसरायों का उद्देश्य था। वाइसराय लॉर्ड कर्जन की भी प्रबल इच्छा थी कि सम्राट भारत आए और उनका राजकीय स्वागत किया जाए, किंतु वे आ न सके। फिर भी लॉर्ड कर्जन ने उनके अभिषेक के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम के साथ दिल्ली दरबार का आयोजन कर डाला, जिसमें शान शौकत एवं आमोद प्रमोद के लिए धन पानी की तरह बहाया गया। इसके साथ ही कर्जन ने प्रचुर धन लगाकर कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण करवाया। बाल मुकुंद गुप्त को लॉर्ड कर्जन के ये दोनों ही कार्य जनहित विरोधी लगे। फलतः उन्होंने बनाम लॉर्ड कर्जन शीर्षक से यह निबंध लिखा। इसमें उन्होंने एक भंगड़ शिव शंभू शर्मा, जो स्वयं लेखक का कल्पित नाम है, की कल्पना की है, जिसे बचपन में बुलबुलों को उड़ाने और पालने का बड़ा शौक था, पर पिता की अनुमति के बिना वैसा वह कर नहीं सकता था। फलतः बुलबुल पकड़ने और उड़ाने की रोमांचकारी सुखद कल्पनाओं को संजोए बालक शिव शंभू को जब एक दिन नींद आ गई, तो उसकी आंखों में बुलबुलों का स्वप्न छा गया। उसने देखा कि संसार बुलबुल है, सामने एक सुंदर बाग है, वहीं से बुलबुलें उड़कर आती हैं। वहां सोने के पेड़ पत्ते और सोने के ही नाना रंग के फूल हैं। उन्हीं पर सोने की बुलबुलें बैठती हैं और गाती हैं और फिर उड़ती फिरती। पर शिव शंभू का यह स्वप्न देर तक न रहा। आंख खुलने पर देखा कहीं कुछ भी नहीं, अपना ही घर और अपनी ही चारपाई। गुप्त जी का कहना है कि लॉर्ड कर्जन ने भी बालक शिव शंभू की ही तरह मात्र बुलबुलों का स्वप्न देखा है। वे यथार्थ से दूर रहकर अपने मनोराज्य में ही विचरण करते रहे हैं और भारतीय जनता के हित में कोई ठोस कार्य नहीं किया है, जिसकी सुखद स्मृति भारत की जनता के हृदय में चिरकाल तक संचित रहे। अतः उन्होंने अत्यंत ही चुटीले शब्दों में लॉर्ड कर्जन को उनके इन कुव्यवस्थाओं के लिए धुतकारा है और उनकी आलोचना की। साम्राज्यवादी शासन के प्रतिनिधि लॉर्ड कर्जन की भारत विरोधी नीति, उनकी कुव्यवस्थाओं और उनके शान शौकत को उजागर करने के लिए लेखक ने अपनी आत्माभिव्यक्ति के प्रतीक शिव शंभू के चिट्ठों को अवलंबन बनाया है और इसके माध्यम से ब्रिटिश सिंहासन के प्रतिनिधि वाइसराय लॉर्ड कर्जन पर
सांकेतिक प्रहार किया। उन्होंने लिखा है, आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं, बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। यह सचमुच कोई करने के योग्य काम ही किया। खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया है। एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन तो समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आपने कौन से कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है। आप बारंबार अपने 2 अति तुमक राग से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए तो, यह दोनों काम शो हुए या ड्यूटी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज होगा। उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी, ऐसा तो आप भी न समझते होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत बड़ी चीज था, और भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। यहां यह स्पष्ट करना उचित है कि भारत के वायसराय से सीधे सीधे बात करना और उनके कर्तव्य की खुली व्याख्या करना तत्कालीन लेखकों के वश की बात न थी। अतः अपने आत्माभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने व्यंग्य विनोद को अमोघ अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। व्यंग्य गुप्त जी के यहां 2 उपयोग हैं। एक तो राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय विषमता की स्थिति को समझाने का यत्न, दूसरा बड़ी से बड़ी बात को शिष्टता से कहने की क्षमता। कहने की आवश्यकता नहीं है कि गुप्त जी को इन दोनों ही उद्देश्य में काफी सफलता मिली। निबंध में गुप्त जी ने अपनी चुटीली गद्य प्रवाह में देश के इतिहास और वर्तमान को जीवंत कर दिया है। तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख नगर कलकत्ता में बैठकर शासक जाति को उनके विषादी अतीत की याद दिलाने का साहस बाल मुकुंद गुप्त के पास ही था। अपने इन्हीं साहस और भाषिक आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि चरित्र अधबूढ़े ब्राह्मण भंगड़ शिव शंभु शर्मा के माध्यम से अपने समय के अत्यंत प्रखर वायसराय लॉर्ड कर्जन की सीधी आलोचना की। और यही कारण है कि तत्कालीन राजनीतिक चेतना के सजीव इतिहास के रूप में गुप्त जी के इन चिट्ठियों का ऐतिहासिक महत्व। निबंध में गुप्त जी की ओजस्विता, उनकी निर्भीकता, दृढ़ता तथा विनोद प्रियता देखते ही बनती।